ऋषभ को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि शिवम ने मात्र देखकर ही असली और नकली भी बता दिया। उसने एक एक्सपर्ट को बुलाया और दस्ताने पहनकर प्लेट को उल्टा करने को कहा। जैसा कि शिवम ने पहचाना, प्लेट पर होंगजे न्यू ईयर उकेरा हुआ था। ये किसका संग्रह है? सामने आइए और बताइए कि ये क्या चल रहा है। ऋषभ ने कहा। इस वक्त वो खुद इसका पता नहीं लगा सकता था। ऋषभ भाई, शिवम ने सच में पता लगा लिया देखकर ही। इसे सच में एंटीक की इतनी नॉलेज है या फेंक रहा है? रोहन ने अविश्वास से कहा। इसके जैसा गरीब और गंवार एंटीक के बारे में कैसे जान सकता है, वो भी चाइनीज एंटीक? फेंक ही रहा होगा। सयाली ने शिवम की राय को गंभीरता से नहीं लिया और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मिस्टर रोहन, अगर आप इस काम की लाइन के बारे में कुछ नहीं जानते तो प्लीज चुप रहिए। ये मेरा संग्रह है और यह वास्तव में मिंग राजवंश के होंगजी युग के दौरान की एक प्लेट है। एक युवक ने रोहन की ओर देखा और गंभीरता से कहा। फिर उसने हैरान होकर शिवम पर एक नजर डाली। अतीत में उस युवक ने इस खजाने का मूल्यांकन करने के लिए 10 से अधिक विशेषज्ञों की खोज में कई महीने बताए थे। सभी विशेषज्ञों के पास अपने अपने बहाने थे। अंत में वो इतना पता लगा पाए कि इन असली और नकली आइटम्स का स्रोत कहां पर है। सबकी नजर शिवम पर थी, पर शिवम की नजर मेज पर रखी उस तांबे की कढ़ाई पर थी जिस पर ऋषभ ने पहले इशारा किया था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, चश्मा पहने हुए एक विशेषज्ञ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और तुरंत बोल पड़ा, वो हड़प्पा की तांबे की कढ़ाई है। मेरी है। उसने झिझकते हुए कहा। वो नकली है। फिर उसने शिवम को अजीब तरह से देखा। पलक झपकते ही शिवम ने उसकी नकली वस्तु के जरिए उसकी असलियत खोल दी। अचानक ऋषभ के बगल में बैठे 3 लोगों ने बात करना बंद कर दिया। उनके चेहरे लाल हो गए थे और माहौल थोड़ा अजीब था। उपस्थित सभी मेहमान इन 2 दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं को देखने आए थे। चिकन ऑयल पीली प्लेट लंबे समय से सभी के द्वारा ऑथेंटिक होने के लिए निर्धारित की गई थी और हड़प्पन तांबे की कढ़ाई के लिए सभी के अपने विचार थे। सभी का शिवम को देखने का नजरिया थोड़ा बदल गया। वो अब पहले की तरह उसे नीचा नहीं देख रहे थे। शिवम की नजर काफी खतरनाक थी। शायद उसकी किस्मत सही थी जब उसने एक असली वस्तु को पहचान लिया। हालांकि वो एक नजर में हड़प्पन तांबे की कढ़ाई की प्रामाणिकता बता सकता था। वो विस्तार से ये भी बता सकता है कि ये किंग राजवंश की नकल मिंग राजवंश था। ये इंसान है या शैतान? नॉलेज तो तुम्हें है। ऋषभ ने शिवम की ओर देखा और कहा, ये मजेदार होगा। मुझे उम्मीद है तुम्हारा हुनर मुझे निराश नहीं करेगा। ऋषभ, मुझे अब भी लग रहा है कि ये तुक्का था। इसे और आइटम्स दिखाओ। देखो कितने तुक्के मारेगा। सयाली को अब भी शिवम पर यकीन नहीं था। ऋषभ ने गहरी सांस ली और महोगनी टेबल पर रखे खजाने को देखा। आज यहाँ माहौल काफी जिंदा दिल है। अरे, मैंने सुना है मिस्टर ऋषभ कुमार किसी शक्तिशाली मेहमान को लेकर आ रहे हैं। उन्हें नॉर्थ इंडिया के नंबर 1 कलेक्टर के रूप में जाना जाता है। एक मेहमान ने दूसरे से कहा। ठीक इसी समय एक जोरदार आवाज सुनाई दी। एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे ऊपर चलकर आया। उसके हाथ में 2 जेड की गेंदें थी। अमरेंद्र सर, आज जाके आपका धरोहर हाउस में आना हुआ। साहब सर, लंबे समय से नहीं देखा था। आज आए हैं तो जरूर कुछ अच्छे खजाने साथ लेकर आए होंगे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जैसे ही हॉल में प्रवेश किया, सभी मेहमानों ने उनका अभिवादन किया। ऐसा लग रहा था कि उनकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। दृष्टि, ये पुरानी दिल्ली के प्रसिद्ध प्राचीन मास्टर हैं, अमरिंदर साहब। साहब सर बुलाते हैं इन्हें। तुमने इनके बारे में सुना होगा, है ना? पूनम ने परिचय दिया। आज तुम काफी भाग्यशाली हो। साहब सर धरोहर हाउस में 1 या 2 राष्ट्रीय खजाने लाए होंगे। आज तुम्हें काफी कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। साहब सर, ये तो काफी महान हस्ती हैं। दृष्टि ने हैरान भाव से कहा। अमरेंद्र साहब नॉर्दर्न इंडिया की प्राचीन दुनिया में दूसरे नंबर पे थे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन्हें पहले सबके साथ बुलाए। साहब सर पहले एक केवल साधारण पृष्ठभूमि से थे,
शुरुआती दिनों में वो संग्रह बाजार में एक शिष्य थे। बाद में उन्होंने खुद को एक अच्छा मूल्यांक बनाने के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने बड़ी मात्रा में पैसे कमाने के लिए कई वर्षों तक प्राचीन चीजों पर अपनी नजर और कड़ी मेहनत पर भरोसा किया। उन्होंने अपने हाथों से खजाना जेड कॉरपोरेशन की स्थापना की। वो एक बड़ी संग्रह कंपनी और नीलामी चलाते थे। वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में एक बड़ा नाम बन गए थे। ऋषभ ने साहब सर को देखा और मुस्कुराया। साहब सर, मैं जिस प्रसिद्ध एंटीक डीलर के बारे में बात कर रहा था वो ये है, शिवम गांधी। ओह, साहब सर ने शिवम को देखा। चलो अच्छा है मियाँ, हम आज चीजों का एक बैच लाए हैं, उनमें से एक को पढ़ने में हमें जरा तकलीफ हो रही है। आप सलाह देने में मदद करेंगे तो अच्छा होगा। साहब सर बैठ गए और ताली बजाई। उनके पीछे दो प्रशिक्षुओं ने ध्यान से मेज पर एक लकड़ी के कुछ नाजुक बक्से रखे और ध्यान से उनके अंदर का संग्रह निकाला। साहब सर ने आज तक धरोहर हाउस में जिन चीजों की नीलामी की है वो सभी चौंकाने वाले खजाने हैं जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी है। मुझे उत्सुकता हो रही है आज वो क्या लाए होंगे। एक पुराने विशेषज्ञ ने प्रशंसा की। उसकी आंखें उम्मीद से भरी हुई थी। इसी वक्त दो युवकों ने टेबल पर सुलेख का एक स्क्रॉल फैलाया और दूधिया सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन की एक जोड़ी रख दी। हम सभी पुराने परिचित हैं मियां, आपको हमारे नियम पता होने चाहिए, है ना? साहब सर ने धीरे से कहा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी साहब सर के नियमों को जानते हैं, एक पुराने विशेषज्ञ ने मुस्कुराते हुए कहा। हम कैसे नहीं जानेंगे, दिल्ली शहर में साहब सर के नियम प्रसिद्ध हैं, एक विलास पसंद युवक ने धीरे से कहा। जब तक साहब सर कुछ नीलाम करना चाहते हैं, हम चाहे तो बोली लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मजबूत हैं तो आप मदद करने की एक शर्त भी दे सकते हैं और अपने नंगे हाथों से साहब सर का खजाना ले सकते हैं। बिल्कुल, पिछली बार सिंघानिया परिवार के तीसरे बेटे ने साहब सर से एक प्राचीन मूर्ति कला ली थी जिसकी कीमत 60 करोड़ से ज्यादा थी। उसके बाद उन्होंने एक बार साहब सर की मदद करने का वादा किया। एक अधेड़ महिला ने कहा, हमें खजाना मुफ्त में पाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये सोचो कि सिंघानिया परिवार का तीसरा बेटा है कौन। वो खानदान के मुखिया में से एक है। दिल्ली में कितने लोग इतने शक्तिशाली होंगे। साहब सर के आते ही सभी मेहमान एनिमेटेड रूप से चर्चा करने लगे। सभी किसी न किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साहब सर के नियम दिलचस्प लगते हैं, वो सच में इतना महंगा संग्रह मुफ्त में देने को तैयार हैं। दृष्टि ने उत्सुकता से कहा। दृष्टि, तुम नहीं समझती, ये साहब सर की ताकत है, वो बहुत उदार हैं। पूनम ने मुस्कुराते हुए समझाया। इनके एंटीक आइटम्स, जब तक कोई उन्हें बोली लगाकर पैसे में खरीदना चाहता है तो कितने भी पैसे लगाए इन्हें फर्क नहीं पड़ता। साहब सर को उस इंसान से संतुष्टि होनी चाहिए, तभी ये सौदा होगा। ठीक है, गौर फरमाइए। हम आज 2 चीजें लाए हैं, अगर आप रुचि रखते हैं तो अपनी कीमत बताएं। साहब सर ने शांति से कहा। उनके इतना कहते ही सभी मेहमान एक के बाद एक उठकर खड़े हुए। उन्होंने महोगनी की लंबी मेज को घेर लिया और उसे गंभीर भाव से देखने लगे। साहब सर की चीजें सच में असाधारण है। ईमानदारी से कहूं तो मैं खुद को इस लायक ही नहीं समझता कि इन 2 चीजों में असली नकली का अंतर बताने की सोचूं भी। अब इनके स्रोत इतने महान हैं। चश्मा पहने हुए एक पुराने विशेषज्ञ ने चीजों की तारीफ की। ये सच में आंखों के लिए दावत जैसा है। मैं ये तय करने की हिम्मत नहीं करता कि ये 2 चीजें असली है या नकली। अफसोस, मुझे लगता है कि ये 2 वस्तुएं उस कीमत तक नहीं पहुंच पाएंगी जो साहिब सर चाहते हैं। वस्तुएं देखने के बाद मेहमानों के चेहरे से लग रहा था कि वो सभी और अधिक चाहते हैं। जाहिर है साहिब सर जो 2 चीजें लाए थे वो साधारण नहीं थी। ऋषभ ने थोड़ी देर के लिए महोगनी टेबल के चारों ओर देखा, फिर शिवम को एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ देखा। मिस्टर शिवम, आप क्यों नहीं आते और एक नजर डालते हैं इस प्रसिद्ध पेंटिंग के बारे में? क्या कहेंगे आप?
हाँ भाई, तुम तो एक्सपर्ट हो ना, तुम्हें अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका मिला है, जरा भाषण देना। ऋषभ के चुप होते ही रोहन ने चिल्लाकर शिवम से अजीब लहजे में कहा, मिंग राजवंश के जू वेई की पेंटिंग ये ऑथेंटिक है। शिवम ने शांति से कहा। उसके शब्द सोने की तरह कीमती लग रहे थे। हमारे पास इतने सारे विशेषज्ञ हैं जो इसे करीब से देख रहे हैं। हम इतने कम समय में भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की हिम्मत नहीं करते हैं। आप इतनी दूर से देखने के तुरंत बाद अपनी राय देने की हिम्मत कर बैठे? मजाक चल रहा है क्या? एक पुराने विशेषज्ञ ने असंतोष के साथ कहा। इसमें कौन सी बड़ी बात है शिवम, हम सभी जानते हैं कि ये जू वेई की पेंटिंग है। ऋषभ ने तिरस्कार के साथ कहा। उसने एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ पूछा, तुमने कहा ये ऑथेंटिक है, तो ये बताओ कि ये क्यों ऑथेंटिक है? तुमने इसे कहां देखा है? मिंग राजवंश में जू वेई की पेंटिंग में ऐसा क्या खास है? इसके बारे में जरा डिटेल में बताएंगे आप? शिवम शांति से मुस्कुराया। तो क्या तुम बता नहीं सकते? ऋषभ ने पूछा। तुम नहीं समझे है ना? मुझे लगा कि तुम बहुत सक्षम हो। ऐसा लगता है कि बस किस्मत पे भरोसा करना जानते हो। पिछले वाले सच में तुक्के थे, है ना? ऋषभ ने शिवम का मजाक उड़ाया। फिर उसने मेहमानों की ओर चेहरा किया और मुस्कुराया। ऋषभ ने महागोनी टेबल पर पेंटिंग की ओर इशारा किया और एक आत्मसंतुष्टि अभिव्यक्ति के साथ कहा, यह स्टॉम्प बनाना पेंटिंग मिंग राजवंश के जू वेई का असली काम है। एक पल के लिए रुकते हुए ऋषभ ने आत्मविश्वास से एक सांस भरी और धीरे से कहा, हाँ, मेरे पास अभी भी इंटरनेशनल प्राचीन प्रसिद्ध कलाकारों के चित्रों पर कुछ रिसर्च है। जू वेई मिंग राजवंश के 3 विद्वानों में से एक थे और उनका नाम किंग टेंग ताओवादी था। उनके चित्र उनके खुद के एक स्कूल से संबंधित हैं और उन्हें एक पीढ़ी का ग्रैंड मास्टर कहा जा सकता है। उनकी एक्सपर्टीज थी फूलों के चित्र बनाना। जब मैं छोटा था अपने डैड को फॉलो करता था। चाइनीज एंशिएंट कल्चर और आर्ट वर्क में काफी इंटरेस्ट है उनका। मैंने जू वेई के बहुत सारे ऑथेंटिक कामों को देखा है। उनके कमल, ग्रीन बैम्बू और अंगूर थे और लगभग सारे ही टाइप के फूलों के चित्र इससे मिलते जुलते थे। जू वेई के चित्र आमतौर पर शानदार थे, सीधे, मतलब बिना किसी छुपे अर्थ के, और सटल। स्टॉम्प बनाना पेंटिंग जो साहब सर अपने साथ लाए हैं, चाहे तकनीकी बात करें या सटल स्टाइल की, ये निश्चित है कि जू वेई की असली लिखावट है। इतना कहने के बाद ऋषभ ने गर्व से कहा, ये था पेंटिंग पर मेरा कमेंट। आप लोगों की राय भी कोई जरूर होगी। बहुत अच्छे। ऋषभ कुमार वास्तव में कुलीन परिवार से हैं। आप बहुत जानकार हैं। आप इतने कम समय में भी निष्कर्ष निकालने में सक्षम हैं, वो भी आधार के साथ। ये हमारे विशेषज्ञों के ग्रुप की राय के बराबर है। एक पुराने विशेषज्ञ ने ताली बजाई और ऋषभ ने जो कहा उससे सहमति दिखाई। ऋषभ कुमार ने सही पहचाना है। साहब सर ने थोड़ा सिर हिलाया और ऋषभ से सहमत हो गए। ये दृश्य देखकर पूनम मुस्कुराई। उसने दृष्टि से कहा, दृष्टि, ऋषभ का कौशल और हुनर साधारण नहीं है। उस फालतू आदमी शिवम की तरह नहीं। उससे कहो कि वो अपना मुंह बंद रखे तो बेहतर होगा। वैसे भी कहने के लिए उसके पास कुछ है कहाँ, बस आंख बंद करके तुक्का लगा सकता है। उसे ये नहीं देखना कि ये किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, बस अपने बड़े होने का दिखावा करना है। थोथा चना बाजे घना। शिवम को पूनम की बातों से कोई दिक्कत नहीं हुई। वो महोगनी टेबल पर चीनी मिट्टी की बोतलों के दूसरे जोड़े को देख रहा था। मिस्टर ऋषभ ने स्टॉम्प बनाना पेंटिंग के बारे में इतना बताया, क्या वो इसे खरीदने जा रहे हैं? किसी ने उत्सुकता से पूछा। इस स्टॉम्प बनाना पेंटिंग की कीमत कम से कम 40 करोड़ है। ऐसा लगता है कि ऋषभ कुमार की भी दिलचस्पी है, एक पुराने विशेषज्ञ ने कहा। ऋषभ ने मुस्कुराकर गर्व से कहा, नहीं 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 नहीं, लेडीज एंड जेंटलमैन, हालांकि ये स्टॉम्प बनाना पेंटिंग बुरी नहीं है, ये बेशक करोड़ों के लायक है, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा दिल तो चीनी मिट्टी की बॉटल्स के उस जोड़े पर आ गया है। उसने बॉटल्स के जोड़े की ओर देखा जिन पर शिवम की नजर थी। क्या ऋषभ सच में वो बॉटल्स खरीदना चाहता है या उसका इरादा
फिर से शिवम को नीचा दिखाने का है? क्या शिवम साहब सर के सामने उन बॉटल्स का राज खोलेगा? शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।